सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है क्रिया शारीर। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में रचना शारीर, जिसको हम लोग एनाटॉमी मॉडर्न में बोलते हैं, और आयुर्वेद में रचना शारीर बोलते हैं। क्रिया शारीर जो कि फिजियोलॉजी होती है मॉडर्न में, और आयुर्वेद में क्रिया शारीर बोलते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी आता है पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन और संस्कृत। पदार्थ विज्ञान हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, जिसको मटेरियल साइंसेस बोलते हैं। इसकी प्लेलिस्ट पूरी चैनल पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी संस्कृत है, संस्कृत की भी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे जो प्लेलिस्ट आएगी वो अपनी होगी। बाकी संहिता अध्ययन है, तो इसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, अष्टांग हृदयम और अपना चरक संहिता। तो ये आता है, ये सारी चीज़ें आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं, जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया। अब हम क्रिया शरीर को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं क्रिया शरीर में जो हम लोगों को पढ़नी है। तो क्रिया शरीर क्या होता है? क्रिया शरीर हम लोग मॉडर्न से रिलेट करें तो इसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो भी बॉडी के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम या सेल जिस तरीके से मैकेनिज्म काम करते हैं, अपना मैकेनिज्म होता है उनका, उस सब की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्रिया शरीर, वात, पित्त, कफ, ये तीन जो स्तंभ होते हैं आयुर्वेद के, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग क्रिया शरीर में करते हैं। तो इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ, क्रिया शरीर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी सिलेबस के बेस्ड ही होगी, इससे बाहर नहीं होगा। तो उसका लोड मत लीजिए कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं होगा या फिर हमारे कोर्स से बाहर तो नहीं है। बिल्कुल आपके जो भी कोर्स में है वही सब पढ़ाया जाएगा, उससे अलावा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो विषय प्रवेश मतलब अपना ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग प्रवेश लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद का हम लोग को एम तो पता होना चाहिए। प्रयोजन को हम लोग कहते हैं एम। जो भी इजी वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हिंदी वर्ड्स के, वो भी बता देंगे ताकि आपको इजी रहेगा समझने में, और ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि यार इतने कठिन कठिन शब्दों का क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़िए, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से डीप में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर आप बीच में रहेंगे ना तो वही हाल हो जाएगा, ना इंग्लिश बोल पाएंगे ना हिंदी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे प्रयोजन का मतलब होता है एम। जब आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद का एक एम है, जो भी इंसान स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो भी इंसान रोगी बन गया है, जो आतुर हो गया है, उसके विकार जो है, डिजीज़ जो है, उसको ख़त्म करना, उसको हम लोग एम बोलते हैं कि ये आयुर्वेद का एम है। और यहाँ पे अष्टांग हृदयम चरक, इन सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने आयुर्वेद के प्रयोजन को डिफाइन करा है। तो अष्टांग हृदयम ने क्या करा है, देखो अष्टांग हृदयम यहाँ लिखा हुआ है। तो अष्टांग हृदयम जो है उसने बताया है कि आयु काम आमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमात्रा, कि मतलब जो आयु होती है, आयु इसको हम लोग कहते हैं जीवन। अगर हमारा जीवन है तो हम लोग को सारी चीज़ें संसार की प्राप्त हो सकती हैं। अगर हमारा जीवन ही नहीं है तो हमें इस संसार के सुख को किस तरीके से भोग पाएंगे। संसार का सुख जो होगा वो यही रह जाएगा। तो जो भी संसार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्ट और सुख, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का जो साधन होता है वो आयु या फिर जीवन ही कहलाता है। अगर जीवन है तो ये सब है, वरना जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो इंसान लंबा जीवन चाहता है या फिर दीर्घायु चाहता है या फिर लंबी आयु चाहता है, उसको आयुर्वेद में लिखे हुए उपदेशों का अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो यही बताया गया है कि आयुर्वेद का यही है एम, कि जो भी आयु है उसको बढ़ा सके, आयु को लंबा कर सके। तो ये एम बताया है अष्टांग हृदयम ने कि धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थ, चतुष्ट एवं सुख का साधन आयु होता है। अतः आयु की कामना करने वालों को आयुर्वेद में वर्णित उपदेश का परमादर करना चाहिए। अब यहाँ पे और बताया गया कि धर्म, अर्थ, सुख क्या होता है। धर्म का होता है जैसे जो धारण एवं पोषण, जिसके द्वारा धारण एवं पोषण हो, ठीक है, जो सही है गलत है वो सारी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं वो धर्म की वजह से ही चल रही हैं। धर्म इस संसार में ना हो तो ये संसार चल नहीं पाएगा। फिर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो भी पैसा वैसा रिलेटेड होता है वही सब अर्थ के अंदर आता है। जो आपकी एसेट्स होते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो अर्थ के अंदर आ जाती हैं। फिर सुख की बात करते हैं तो जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, सुखकर चीज़ें हैं, खुशी देने वाली चीज़ें हैं,
वो सारी सुख हम लोग मान रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। फिर चरक ने भी बताया है अपने तरीके से एम। ये चरक बताते हैं कि प्रयोजनम चाश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कि ये बता रहे हैं कि क्या प्रयोजन है आयुर्वेद का, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ पुरुष है, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके हेल्थ की रक्षा करना, हेल्थ को बनाए रखना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, आतुरस्य मतलब होता है रोगी, रोगी, और विकार होता है डिजीज, रोगी के डिजीज की प्रशमन मतलब शांत करना, शांत करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का एम है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक आपको याद करना ही है, करना। अभी देखिए जो शुरुआत में श्लोक्स आएंगे वो सारे श्लोक्स बेसिक्स हैं, इसलिए आपको श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के कभी भी कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, तो आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अगर आपको हाई लेवल की चीज़ें आ रही, बेसिक्स नहीं आ रही, तो आपके लिए दिक्कत है, बट बेसिक्स आना चाहिए, भले ही हाई लेवल की चीज़ें एक बार को दिमाग से स्किप भी हो जाएं। फिर अब यहाँ पे शारीर और शरीर की बात करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही था शरीर, तो शारीर और शरीर में क्या अंतर होता है? देखो, जो शारीर होता है और जो शरीर होता है, शरीर हम लोग की जो होती है बॉडी होती है, और जो शारीर होता है ये एक तरीके से तंत्र या शास्त्र मान सकते हैं, जो भी जिसके अंदर किसी चीज़ का ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता है। अगर हम लोग को फिजियोलॉजी की एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे क्रिया शारीर, क्रिया शारीर। अगर हम लोग को उससे रचना, अपने बॉडी पार्ट या फिर एनाटॉमी का ज्ञान हो रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे रचना शारीर। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ें हैं, इतना ही दोनों में अंतर है कि ये एक तंत्र है और ये हम लोग को शरीर, स्थूल शरीर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका श्लोक है शरीरम अधिकृत कृतम तंत्रम शरीरम, शारीरम, जो शरीर है, शरीर की प्राकृत रचना एवं क्रिया का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो होता है, शास्त्र, उसे हम लोग शारीर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये चीज़ है कि ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, शरीरम अधिकृत कृतम तंत्रम शारीरम। ठीक है, अब शारीर की बात करते हैं तो दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक आता है रचना शारीर और एक आता है क्रिया शारीर। रचना शारीर अभी हम लोग को पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, एनाटॉमी और गर्भ क्रांति से लेकर शरीर की विभिन्न अवयवों की रचना के संबंध में अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी, और इसमें प्रकृति क्रियाओं तथा उनके कारणों का ये शास्त्र होता है। तो ये इतनी चीज़ें समझ में आई, ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी, और ये फिजियो है। फिर एक यहाँ पे दिया गया है कि क्या उपयोगिता है शारीर ज्ञान की, तो श्लोक आता है चरक का, लिखा है यहाँ पे, शरीरम सर्वथा सर्वथा वेदोभिषक आयुर्वेदम सा क्रात्स्येन वेदलोक सुप्रदम। अब देखो श्लोक्स जो होते हैं शुरुआत में याद करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि ये शुरुआत है, अभी आप श्लोक से वाकिफ़ नहीं हुए हैं अच्छे तरीके से, आपने बहुत सारे श्लोक्स नहीं देखे हैं, बहुत सारे श्लोक्स याद नहीं करें, तो इसीलिए आपको श्लोक्स अभी याद करने का तरीका नहीं पता। देखो तरीका बता देते हैं कि आप एक कॉपी लिया करिए या फिर एक पेज लिया करिए, उसमें एक दिन में श्लोक्स लिखिए और वो पेज बना दीजिए 5 दिन का है। ठीक है, उसमें सारे श्लोक्स लिख लीजिए, देख के ही लिख लीजिए, 5 दिन की टाइम दीजिए, या फिर अगर आपको जल्दी करना है तो 2 दिन या फिर 1 दिन का टाइम दीजिए। वैसे 1 दिन में नहीं याद होता अच्छे तरीके से, इसलिए आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितना भी आपको सुटेबल लगे उतना टाइम दीजिए, और वो पेज रोज अपने सामने रखिए, अपने डेस्क पर रखिए, जब भी देखिए उठा के जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए और रख दीजिए। हर बार जब भी पेज उठाएंगे आप 20 बार सारे श्लोक बोलेंगे, पढ़ेंगे, देख के ही पढ़ेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पढ़ना सीख लीजिए, याद तो तब बाद में कर ही लेंगे। 20 बार पढ़ेंगे, रख देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर 20 बार उठा के पढ़ेंगे, फिर रख देंगे। इसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन में आपको पूरी श्लोक से याद हो जाएंगे। करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी ये श्लोक है, ये श्लोक शरीर ज्ञान की अगर उपयोगिता आती है तो आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। तो शरीर ज्ञान की क्या उपयोगिता है कि परिलक्षित करता है, अर्थात सर्वदा सब प्रकार के संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है वही विषय संसार में सुख देने वाला आयुर्वेद शास्त्र को संपूर्ण रूप से जानता है। देखो ये तो बुक की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा था कि शारीर ज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो शारीर ज्ञान या फिर शारीर ज्ञान को हम लोग को जानने से हम लोग एक अच्छे वैद्य बन पाएंगे। अगर हम लोगों को रचना की और क्रियाओं की संपूर्ण प्रकार से अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाता है, तभी हम लोग
इस संसार में सुख देने वाली जो होगी वो चिकित्सा कर पाएंगे, वरना हम लोग सुख देने वाली चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को पढ़ने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से चिकित्सा कर पाएँ, अच्छे तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो बस एक यही उपयोगिता है। इसमें लिखा हुआ है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में, इसको आप लोग इजी वर्ड्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक की लैंग्वेज है, इसको आप अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। फिर शरीर शब्द की व्याख्या क्या होती है, तो लिखा हुआ है तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूत पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अब देखो, इसको जब जैसे इतना बड़ा शब्द आ जाता है तो किस तरीके से पढ़ना है, पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ने में आपको इजी रहेगा और जल्दी से याद भी होगा। एज अ कैसे होता नहीं है, गाना याद करना है तो गाने की तरह ही याद हो जाएगा। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, शरीर शब्द की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत 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 चरक का श्लोक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है चरक का और सुश्रुत का। सुश्रुत का ये बड़ा वाला श्लोक जो होता है, ये भी आपको याद करना है। देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं ना, शुरुआत में थोड़ा दर्द देती हैं लेकिन बाद में बहुत आराम पहुंचा देती हैं। अगर इस चैप्टर के श्लोक अगर आपने अभी याद कर लिए ना तो आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ये लिख के ले लीजिए। अगर आपने अभी नहीं याद करे ना तो बाद में आपको जाके ये याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वाइवा में ये श्लोक ज़रूर पूछा जाएगा, ये जान लो। जब भी आपका वाइवा होगा या फिर टीचर आपका होते नहीं है, कहते हैं वाइवा लेंगे हम, तो ये श्लोक ज़रूर पूछेंगे। और अगर ये श्लोक आपने सुना दिया ना, शुक्र शोड़ितम गर्भाशय सात्म प्रकृति विकास समुचते गर्भित उच्चते तम चैतन्यवस्थम वायु बचती तेज एवं पचती आपाक्ले दंती पृथ्वी संगति आकाश विदति एवं विविधता सायद हस्तपात जीव ग्रहण खंडितम विरंगोपसदा शरीर संज्ञाते लभते। तो एक औरा बन जाएगा आपका, ये भी जान लीजिए कि हाँ यार, कोई खतरनाक बच्चा आया है जो श्लोक अच्छे तरीके से जान पा रहा है, पढ़ पा रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे शुरुआत में। तो अभी हम लोग शरीर शब्द की व्याख्या समझ रहे थे चरक के अनुसार। तो चरक ये बता रहे हैं कि जो चेतना होती है, चेतना क्या होती है, जो आत्मा होती है उसी को हम लोग चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस अगर इस इंग्लिश में बोल दें, कॉन्शियसनेस जो होती है उसे हम लोग चेतना बोलते हैं। तो उसका जो आश्रय होता है, आश्रय क्या होता है कि जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पर रहेगा, जहाँ पर रहे, तो वो जगह जो होती है वो आश्रय कहलाती है। तथा पंच महाभूत विकार का संयोग शरीर नाम जाना जाता है। अब देखो, इसको अलग करके पढ़ते हैं। चेतना का अधिष्ठान है, अधिष्ठान है, और क्या है, पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत, पंच महाभूत और विकार संयोग है, मतलब प्लस है। तो इनके जो इस मतलब जिस चीज़ में रहता है अधिष्ठान जो है, जहाँ पे ये पंच महाभूत और विकार मिले हुए हैं, संयोग है, उस चीज़ को ही हम लोग शरीर नाम देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़े अभी ऊपर ऊपर से जाने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। होता नहीं कि जैसे शुरुआत में कोई चीज़ आप पढ़ना चालू करते हैं ABCDEFG, तो ABCDEFG भी आपको बहुत कठिन लगता है, लेकिन वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, उनसे यूज टू हो जाते हैं, तो आपको ईजी लगता है। इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छा करेंगे, बस ध्यान से सुनिए। जो चेतना है उसका अधिष्ठान, अधिष्ठान क्या होता है, जहाँ पे रह रहा है वो, और पंच महाभूत और विकार। ठीक है, पंच महाभूत और विकार जहाँ पे है, जहाँ पे संयोग हो रहा है, उसको हम लोग शरीर बोल रहे हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसको इस तरीके से आयुर्वेद में डिफाइन करी गई है। ये श्लोक आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आए या ना आए, ये श्लोक ज़रूर आपको याद आना चाहिए। श्लोक आपने बता दिया तो आपका हिंदी कोई नहीं पूछने वाला, ये भी जान लीजिए। फिर इस श्लोक में सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसी क्रम में याद रखिएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये बहुत काम आएगा। अगर आप इसका क्रम बदलेंगे ना तो आगे दिक्कत आएगी आपको। क्यों आएगी वो आगे आपको पता चलेगा, बट हाँ इसी क्रम में याद करिए। आकाश पहला, फिर दूसरा वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्योंकि
देखो सिंपल सी बात है, इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है कि आकाश से फिर आखिर में पृथ्वी बनती है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। पंचतन मात्राओं का जब याद करना होता है, शब्द स्वर रूप रस गंध, तो भी इसी के अकॉर्डिंग ही होता है। जब इसके मतलब महाभूत को हम लोग देखेंगे अभी सेकंड चैप्टर में, वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए इस जो ये लाइन्स है तो ये लाइन से ही याद रखिएगा, ठीक है। पहले आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरीके से। तो जो इस लोक में जो भी द्रव्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, वो पंच भौतिक हैं। उनमें वो 5 महाभूतों से बनी हुई हैं, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन चीज़ों से बनी हुई हैं। शरीर भी पंच महाभूत के विकार के रूप में रसादि धातुएं, दोष, मल को ग्रहण करना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि जो शरीर है वो भी पंच महाभूत है, और पंच महाभूत शरीर है, इसलिए इसमें जो होते हैं धातु होती हैं, दोष होती हैं और मल होते हैं, इन सब के मिलने से ही हमारा शरीर बनता है। अब जैसे एक और श्लोक आता है, आपको अभी आगे शायद मिलेगा, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, वो भी शरीर के श्लोक है कि दोष धातु और मल इनको जब मिलाते हैं, इनका जो मूल होता है वही हम लोग को शरीर नाम से जानते हैं। तो वो भी एक छोटा श्लोक है शरीर का, बट शरीर की व्याख्या के लिए आप लोग को यही वाला श्लोक याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यह जो शरीर है ये संयोगवाही है, अर्थात जो त्रिदोष हैं, सप्त धातु हैं, मल है, सब मात्रा में रहने में यह शरीर में गतिमान रहता है, मतलब चलते रहते हैं। इनका वैषम्य मतलब इसमें डिसबैलेंस आने की वजह से शरीर में क्लेश मतलब कहते हैं नहीं है कि दिक्कत, तो दिक्कत उत्पन्न करता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो और जो पंचमहाभूत विकारों का समुदाय हो, उसे शरीर नाम से जानना चाहिए। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से जाके पीछे जहाँ से हम लोग ये चीज़ पढ़ना चालू करा तो वहाँ से एक बार फिर से देखिए, हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझ में, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर सुश्रुत ने कैसा बताया है, तो सुश्रुत ने बताया है शुक्र शोड़ितम गर्भाष्यस्य आत्मा प्रकृति विकार समुच्यते गर्भिति उच्यते, ठीक है, कि गर्भाशय में स्थित गर्भाशय क्या होता है, अपना यूट्रस होता है, स्थित आत्मा प्रकृति विकार, स्थित आत्मा प्रकृति अंतर्गत महत अहंकार एवं पंच तन्मात्राएं और विकार से युक्त शुक्र एवं शोड़ित, जब शुक्र और शोड़ित जो स्पर्म है और जो ओवम है इनका फ्यूजन होता है तो वह गर्भ कहलाता है। गर्भ मीन्स एम्ब्रियो से रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए जो मॉडर्न होता है, जो आयुर्वेद होता है, उसको रिलेट करते हैं, बट उसको रिलेट करना कितना सही है कितना गलत है ये नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये मॉडर्न अलग चीज़ है और आयुर्वेद अलग चीज़ है। आप लोग मॉडर्न को आयुर्वेद से रिलेट कर मतलब जैसे आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद बड़ा है ना, आयुर्वेद तो पहले आया था, तो जो मॉडर्न की चीज़ें हैं उसको आप आयुर्वेद से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की चीज़ों को मॉडर्न से मत रिलेट करा करिए, ठीक है। इससे आपको ईजी रहेंगी चीज़ें समझना। बाकी यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी हमारा एम्ब्रियो होता है, जो भी फीटस होता है, वो गर्भाशय में जब शुक्र और शोड़ित मिलते हैं, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार, ये 3 चीज़ें आके अच्छे तरीके से मिलती हैं, उससे हम लोग गर्भ कहते हैं, ठीक है। वो इंसान वो मतलब गर्भ बनता है, वो फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उससे एक जीवन का निर्माण होता है। आत्मा हम लोग चेतना से भी बात कर सकते हैं इसको, ये चेतना होती है। प्रकृति होती है बहुत सारी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रकृति एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंसान के लिए, ऐसा अभी आप समझिए, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रकृति का मतलब कई मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नेचुरल स्टेट को भी हम लोग प्रकृति बोलते हैं, सुख को भी हम लोग प्रकृति बोलते हैं, वो आगे आएगा, और किसी के नेचर को भी हम लोग प्रकृति बोलते हैं। फिर उसके बाद विकार होते हैं। विकार में क्या होता है कि पंच महाभूत होते हैं, और एकादश इंद्रियां मतलब जो हमारे मतलब और वो होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये हमारी एकादश इंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कर्मेंद्रियां जिनसे हम लोग काम करते हैं, और जो मन हमारा होता है
वो मिलके एकादश इंद्रियां बनाती हैं। मन जो होता है वो उभय इंद्रिय होते हैं, मतलब दोनों ही तरीके से काम करती हैं, एज अ ज्ञान इंद्रियां भी, एज अ कर्म इंद्रियां भी। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ क्या गर्भ क्या होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तम चेतनावस्थम वायु बजती तेज एवं पचती आपा क्लेदंती पृथ्वी संहति आकाश वेदति एवं वेदता सायदा हस्तपाद जीव ग्रहण कर्णितम भृंगप सदा शरीर संज्ञा इति लभते। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे दिया गया हुआ है कि क्या क्या किसका किसका काम होता है। जैसे जो शरीर होता है वो पंच महाभूत चीज़ों से बना होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब यहीं पे इन सब चीज़ों का क्रम बताया गया है। वायु विभाजन का काम करता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करता है, एक सेल को दूसरे सेल में कन्वर्ट करता है, उसको कह रहे हैं। तेज पाचन का काम करता है, मतलब जो भी डाइजेशन का रिलेटेड होता है वो आग तेज वो करता है। आपह मतलब जल होता है, वो क्लेदन का काम करता है, मतलब म्यूकस और जो भी शरीर में गीलापन होता है वो प्रोड्यूस करता है। पृथ्वी जो होता है उसको कठोरता प्रदान करता है। और आकाश महाभूत खाली जगह जो रिक्त स्थान होता है उसको बनाता है, हॉलो कैविटीज जो होती हैं उसको बनाता है। इस प्रकार गर्भ में जब हाथ पैर जीवा कर्ण, कर्ण मतलब कान, निदम नितम आदि जो अंग होते हैं इनसे जब युक्त हो जाता है तब हम लोग उसे शरीर बोलते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। सुश्रुत ने इस तरीके से डिफाइन करा है शरीर को। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे इसका मतलब पूछा जाए तो मतलब भी यहाँ पे आपको बता दिया कि जब गर्भाशय में जो यूट्रस है उसमें शुक्र और शोरित स्पर्म और ओवम आके मिलता है और उसमें आत्मा प्रकृति और विकार ये सारी चीज़ें आके उसमें मिलती हैं, स्थित हो जाती हैं, आती हैं। उसके बाद उसे हम लोग गर्भ बोलते हैं। अब गर्भ में आगे चल के जो क्या कहते हैं वायु होता है, जो वायु होता है वो डिफ्रेंशिएशन करवाता है। आग जो होता है वो अपना पाचन करवाता है, जल जो होता है वो आर्द्रता या फिर क्लेदन करवाता है, जो पृथ्वी होती है वो कठोरता प्रदान करता है, और आकाश जो उसके रिक्त स्थान होते हैं वो बनाता है, वृद्धि करवाता है। तो इस इन सब चीज़ों की वजह से जब उसके पास हाथ पैर टंग, उसके ईयर्स, उसके बटक्स, ये सारी चीज़ें जब बनती हैं, इन सब सारी चीज़ों से अंगों से युक्त हो जाता है, तब हम लोग उसे शरीर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अभी कठिन लग सकता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ें इसको और सिंप्लीफाई करके अपने टर्म्स में और कह सकते नहीं अपने लैंग्वेज में लिखें। वो लैंग्वेज आप बुक एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में तो यही लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये जान लीजिए। ये लैंग्वेज लिखिए, अच्छे तरीके से समझिए, आप अपने लिए समझने के लिए और इजी कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ मत भूलिएगा और श्लोक से याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ शुक्र एवं शोरित का जब गर्भाशय में संयोग होता है उस समय आत्मा के साथ लिंग शारीर सूक्ष्म शारीर प्रवेश करता है। अब देखो दिक्कत ये है ना, यहाँ पे जो दिया गया है थोड़ा सा टफ टर्म्स में दिया गया है कि लिंग शारीर क्या होता है। अब लिंग शारीर आएगा आगे, आपके पदार्थ विज्ञान हम लोगों ने पढ़ी थी, तो पदार्थ विज्ञान में भी हमने लिंग शरीर के बारे में अच्छे तरीके से उसमें देखा था। बट कोई बात नहीं, अभी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि पदार्थ विज्ञान आपकी नहीं हुई है, आप क्रिया शरीर पदार्थ विज्ञान सब साथ में चला रहे हैं, इसीलिए लिंग शरीर आपका आगे आएगा। यहाँ पे आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सूक्ष्म शरीर एक होता है, एक स्थूल शरीर होता है बड़ा पूरा बॉडी जिसे बोलते हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर होता है और लिंग सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म को लिंग शरीर बोलते हैं। तो ये प्रवेश करता है आत्मा के साथ। इसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो इसकी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये समझ लीजिए कि हाँ ऐसा भी होता है। इस लिंग शरीर में 18 तत्व विद्यमान रहते हैं, जिसमें एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, महत एवं अहंकार समाहित है। अब इसमें 18 तत्व कौन कौन से थे? एकादश इंद्रियां मतलब 11 जो इंद्रियां हैं वो हैं। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन होता है, तो ये एकादश इंद्रियां हो जाती हैं। पंच तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। महत्व मतलब महान या फिर जिसको हम लोग बुद्धि बोलते हैं। और अहंकार
एक ये आ जाता है। तो कितना हुआ 5, 6, 7 और ये 11, 18, टोटल 18 तत्व इसमें आ गए। तो वही चीज़ है, जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग गर्भ नाम देते हैं। देखो पहला चैप्टर है, इतना लोड मत लो, धीरे धीरे करोगे तो समझ में आएगा। फिर शरीर की पर्याय की बात करते हैं। तो अमर कोशकार ने शरीर के निम्न पर्यायों को बात करी थी। गात्रम वपुः सननम शरीर वर्ण विग्रह कायो देह कलिबुप्सो श्रियामूर्ति तनु धनु। मतलब गात्र, वपु, सनहनन, वर्ण, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु तनु। ठीक है, ये श्लोक याद कर लीजिए तो आखिर आपको ये सारे जो इसके पर्याय हैं ये याद हो जाएं। गात्रम वपु सननम शरीर वर्ण विग्रह कायो देह कलिबुप्सो स्त्रियाम मूर्तिस्तनु। ठीक है, और इसमें परंतु आयुर्वेद जो मानता है, आयुर्वेद में मुख्यतः 4 पर्यायों का वर्णन किया गया था कि शरीर है, देह है, काया है और पुरुष है। अब इसको हम लोग छोटा छोटा देख लेते हैं कि शरीर क्या होता है। तो शरीर को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जिसका निरंतर नाश होता रहे, उसे हम लोग शरीर बोल रहे हैं। शरीर में प्रत्येक समय धातु का पाक होता रहता है। देखो शरीर जो होता है वो उसमें 7 धातु होती हैं, 3 दोष होते हैं और 3 मल होते हैं। इनके मिलने से ही शरीर बनता है। तो इसमें जो 7 धातु होती हैं उनका डाइजेशन, उसका पाक होता रहता है। और काल जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके स्वभाव से जो शरीर में जो कोशिकाएं और ऊर्जा होती है वो बनता रहता है और ख़त्म होता रहता है, विनाश होता रहता है। इसी विनाश के कारण इसे शरीर कहते हैं। इसमें एनामोलिज्म और मेटाबॉलिज्म से आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे होता रहता है बॉडी में, तो सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से शरीर का एक नाश होता रहता है, इसलिए इसको हम लोग शरीर बोलते हैं। देह हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें पंच भौतिक, चतुर्विध एवं षडरस आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप आहार रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं शरीर की पुष्टि। काय की बात करते हैं तो कायति शब्दायते इति काया, मतलब जिसका अर्थ शब्द करने वाला, अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता हो उसे काय बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पुरुष, पुरी वस्ती इति पुरुषः, मतलब शरीर में जो विद्यमान रहे उसे पुरुष कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, पहली बार आपको पढ़ेंगे तो बहुत अजीब लगेंगी, यार क्या ये कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये पहला चैप्टर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको ईजिली याद होती रहेगी। फिर धातु भेद से पुरुष संज्ञा, तो इसमें है धारणा धात्वा, जो धारण करे, ठीक है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। शरीर को धारण करने वाला तत्व को हम लोग धातु कह रहे हैं। और क्रिया शरीर की दृष्टि से धातु अर्थ रस, रक्त आदि से का ही बोध होता है। जो हम लोग क्रिया शरीर में बात करेंगे तो क्रिया शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इतने धातु होते हैं, सप्त धातु होते हैं। रसादक्तम ततो मास मेदो अस्तिचा अस्थानो मजा ततम शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद चा। तो इतने सारे होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 धातु से ही हम लोग रिलेट करेंगे क्रिया शरीर में। ऑल्दो इसका कई तरीक़ों से इसका यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे धातु तत्व की भी बात करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे क्रिया शरीर में जो रस रक्त है उससे हम लोग बोध करेंगे। अब यहाँ पे जो प्राचीन वार्ड में था उन्होंने पुरुष के अनेक भेद बताए थे। अब पुरुष क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे पुरुष जो होता है जैसे अलग अलग होता है। एक धातुज पुरुष होता है जिसमें एक धातु होता है, दो धातु, 3 धातु, इस तरीके से बहुत सारे होता है। बट हमारे उसमें 1 धातु, 6 धातु और 24, 25 इतना ही है। तो एक में क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें एक तत्व है, एक धातु है जिसको हम लोग कह रहे हैं चेतना या आत्मा। बस चेतना को ही हम लोग एक धातुज पुरुष बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चेतना धातु रूपिका स्मृतः पुरुष संज्ञा। ठीक है, महर्षि चरक ने केवल एक चेतना धातु को ही पुरुष संज्ञा प्रदान करी है।
चरक ने ऐसा बताया था। चरक धातु पुरुष केवल आत्मा को ही कहा है और पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी शरीर इति पुरुषा के अनुसार जो शरीर में रहे उसे पुरुष कहते हैं। तो जो शरीर के अंदर रह रहा है उसे हम लोग पुरुष कह रहे हैं। चरक ने बताया था कि चेतना ही शरीर के अंदर रहती है। यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि चेतना पुरुष आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, मतलब हम लोग इसकी चिकित्सा कैसे करें? आत्मा की चिकित्सा थोड़ी ना कर सकते, आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते, ये तो ना खत्म होती है ना पैदा होती है, तो इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो ये चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसको हम लोग खाली पुरुष अंग, महर्षि चरक ने कहा है, तात्पर्य है कि चेतना धातु पुरुष की केवल संज्ञा मात्र है। तो एक सिर्फ संज्ञा है, इसको हम लोग चिकित्सा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। चिकित्सा के लिए यूज़ क्या करेंगे हम लोग? षड धातुज पुरुष। षड धातुज पुरुष में छः तत्व होते हैं, जिसमें से आपका आ जाता है 5 महाभूत और 1 आत्मा। 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 1 आत्मा या चेतना। ये जब मिलता है तब पुरुष का संज्ञा हम लोग देते हैं। जैसे चरक ने बोला है खाद्य चेतना षष्ठ धातुवा पुरुष स्मृता, कि मतलब खाद्य खा मतलब होता है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसका पर्याय है आकाश का पर्याय है खा। ये सारी चीज़ें देखो, आपको जो कहते नहीं कि और जो वीडियोस पढ़ी हैं 10-10 मिनट वाली, उसमें ये सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। ये चीज़ें भी आप देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें तो यार पढ़ाई ही नहीं गई, तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली ये चीज़ें छोड़ देते हैं ताकि बच्चों को बहुत कह सकते नहीं है, एक बहुत ज़्यादा टॉपी देने वाली काम हो जाता है कि हाँ बस ये लो वात पित्त कफ, और वात पित्त कफ क्या होता है, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। अरे यार इस चीज़ों पे चैप्टर बने हैं पूरे, तो ये जब चैप्टर आएंगे तो उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर सिलेबस बनाया है तो किसी चीज़ के ध्यान में रख के ही बनाया होगा। बात तो जब हम लोग को आएगा, जब हम लोग को वात पढ़ने की ज़रूरत होगी, तब हम लोग वात पढ़ेंगे, पित्त पढ़ेंगे, कफ पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं शुरुआत में ही बता दूं वात होता है, ये होता है, पित्त होता है, ये होता है, कफ होता है, ये तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को समझो। पंच महाभूत क्या होता है और इस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब पदार्थ विज्ञान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पदार्थ विज्ञान अगर क्रिया शरीर पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि खाद्य चेतना षष्ठ धातुआ, आद्य मतलब जो 5 महाभूत हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो और चेतना, ये जो 6 धातुआ हैं, जो 6 धातु हैं, उसको हम लोग पुरुष संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अयम चा वैशेषिक दर्शन परिग्रहिता चिकित्सा अधिग्रता पुरुषा, मतलब ये बोल रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार चिकित्सा के लिए यही उपयुक्त है, इसी की हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। पंच महाभूत शरीर, अभी ये पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष स एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। तो जैसे ये श्लोक्स हैं, ये श्लोक्स बहुत कठिन लग रहे होंगे, बट अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जब फिर से पढ़ेंगे तब आप याद कर सकते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब जो मैंने चीज़ बताई, जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं उस तरीके से आप याद कर लीजिए। इस प्रकार देखो यहाँ पे ये बताया गया, इस प्रकार सुश्रुत ने क्या बोला है कि पंच महाभूत और शरीर जो आत्मा है उसके संयोग को हम लोग पुरुष बोल रहे हैं। ये भी सुश्रुत भी सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, पंच महाभूत और शरीर होता है, इसकी हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल पंच महाभूत रहने से शरीर में चैतन्य का भाव नहीं होता, मतलब खाली पंच महाभूत है, उसमें आत्मा नहीं है, तो वो कॉन्शियस नहीं रहेगी, उसमें जड़ता की प्रतीति होती है। अतएव आत्मा के संयोग से यह शरीर श्रद्धात्मात्मक हो जाता है। यही कर्म पुरुष की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। कर्म पुरुष भी से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कर्म पुरुष किसे बोलते हैं? श्रद्धातुष पुरुष को, जिसमें 6 तत्व होते हैं, 5 महाभूत और 1 आत्मा। फिर चतुर्वंशंती 24 पुरुष, 24 धातु होते हैं इसमें। तो इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्या रुद्रम परम चतुर्वंशंती को रोष राशि पुरुष अंगे कहा। अभी ये वाले श्लोक के भी मतलब हम लोग समझेंगे, पहले ऊपर वाले श्लोक का मतलब समझ लेते हैं। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्वंशंतिका स्मृता मनो दशेन्द्रियार्थ
प्रकृति षष्ठ धातु की, मतलब चरक ने पुनः धातु भेद से 24 तत्व, चरक ने फिर से धातु भेद से 24 तत्व पुरुष बताया है। इसमें 10 इंद्रियां होती हैं, एक मन होते हैं, मतलब 11 इंद्रियां हो गई, अर्थ और अष्ट प्रकृति होती हैं, ये 24 तत्व होते हैं, इसमें 24 तत्व आ जाते हैं। ठीक है, 11 इंद्रियां, अर्थ, पंचर्थ जो होते हैं 5 होते हैं, और अष्ट प्रकृति, ये सारी चीज़ें मिलके 24 तत्व बनाते हैं। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अर्थ के अंतर्गत शब्द, स्फूर्त, रस, रस, गंध, जो भी पंच अर्थ होते हैं, पंच तन्मात्राएं होते हैं वो, और अष्ट धातु से अव्यक्त, महान, अहंकार, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एवं गंध तन्मात्रा, इनसे युक्त प्रकृति आदि 24 तत्वों की उत्पत्ति बताई गई है। इन सब चीज़ों के मेल से 24 तत्व बनते हैं। अब यहाँ पे फिर से बताते हैं चरक कि इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, मन, अर्थ, सब पर इन सब के संयोग 24 तत्व के राशि पुरुष, राशि पुरुष ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राशि पुरुष किसे बोलते हैं, तो राशि पुरुष बोलते हैं 24 को बोलते हैं। और चरक ने पृथक पृथक 24 तत्वों की परिगणना नहीं करी है, मतलब ऐसा नहीं बताने की 24 कौन कौन से हैं। अतएव बुद्धि से महत, अहंकार एवं पंच तन्मात्राओं, कुल 7 तत्व, इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 हो गए। और अर्थ, शब्द आदि जो विषय होते हैं, पंच महाभूत तथा पर जो अव्यक्त होता है, इन सबको मिला के पूरा 24 होता है। जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा वही चीज़ यहाँ पे नीचे डिफाइन करी गई है कि क्या है। ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आई, एक बार बैक करके फिर से अच्छे तरीके से समझिए तो समझ में आ जाएगा। अब यही पंचवंशंती है, तो इसमें क्या सिंपल सी बात है, और ऐड कर देते हैं, इसमें चेतना ऐड कर देते हैं बस। अब यहाँ पे है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ने के अनुसार पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं। मूल, प्रकृति, विकार, ये वाला जो श्लोक है ये मत याद करिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसका, बस ये वाला श्लोक याद करिए। तत्व सर्व एव चेतन ईश वर्ग पंचतम कार्य कारण संयुक्त श्वेता भवती। ठीक है, आप कह रहे होंगे यार कितना कठिन कठिन श्लोक कैसे कैसे याद होगा। अरे देखो याद हो जाएगा, बहुत तेज़ दिमाग है तुम लोगों का। अगर तुम लोगों नीट निकाल के अच्छे तरीके से इतने अच्छे नंबर ला के BMS में एडमिशन लिया है और यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ है और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं आपके दिमाग के सामने, याद हो जाएगा। शुरुआत में सबको ऐसा लगता है, बट धीरे धीरे करके वो इस चीज़ें याद हो जाती हैं। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जो भी हमारा था 24 तत्व था, तो 24 तत्व प्लस अपना जो चेतन होता है उसको चेतना, तो चेतना को और ऐड कर ले तो अपना 25 तत्व हो जाता है। वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ सकते हैं कि अव्यक्त देखो, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, तो ये 5 हो गई, 1 2 3 और ये 5, तो मतलब ये 8 हो गया, 16 विकार हो गए। तो अब ये टोटल कर दो, 8 + 16, तो ये आ जाएगा 4, और ये एक कैरी गया है ना, एक कैरी गया तो ये 2 हो गया, 24 हो गया है ना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। फिर कहते हैं मैं डॉक्टर बनने आया क्योंकि मेरा बायो फेवरेट सब्जेक्ट था। अरे मैथ्स आती ही नहीं थी तो बायो फेवरेट होना ही था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, 24 तत्व होते हैं। और इसमें फिर ये बता रहे हैं कि ये एक और होता है, वो ना प्रकृति होता है ना विकृति होता है, उसे हम लोग पुरुष बोलते हैं, जिसको हम लोग आत्मा भी संज्ञा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करके 25 तत्व मान लेते हैं। किसने माना है? सांख्य दर्शन ने माना है और सुश्रुत ने माना है। चतुर्वंशंती 24 ने माना है, वैशेषिक दर्शन ने माना है। तो इतनी चीज़ें थी पहले उसमें। बाकी आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी चलेंगे। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्रिया शारीर। अभी थोड़ा सा कह सकते हैं नहीं है कि दिक्कत हो सकती है, बट पदार्थ ज्ञान अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इजी रहेगा। अगर आप पदार्थ ज्ञान पहले से पढ़ के आए ना तो यहाँ पे चीज़ें समझना इजी रहेगा। और अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर जाके पढ़ लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, और कोई भी सलाह हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, अप्रिशिएशन हो, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार तो है ही, आप लोगों का सपोर्ट तो है ही, आप
अच्छे तरीके से देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ नहीं बना रहा मैं, क्योंकि होता नहीं है कि 10-10 मिनट की 10 वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है। एक बना दो 1 घंटे की, कम से कम वो देखने के बाद एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए दिस इज़ एवरीथिंग। और क्रिया शारीर अच्छे तरीके से डिटेल में होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट डाला हुआ है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।